हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 10 जैक बोर्ड का सैंपल पेपर 2 स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से जो है यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 270 का लगेगा। फिर देखो 235 का लगेगा और यहाँ पर 5 into 7, तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 into 2 into 5 into 7। तो आप चेक करो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन बी जो है दे रहा है 2 into 2 into 5 into 7, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा। बच्चों, यदि दो नंबर्स दिए होते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एचसीएफ गुना एलसीएम जो होगा वो a into b के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 का सी। 3 में देखो कह रहा है 45 और 160 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हो 45 और 160। तो 45 को काट दो, देखो 5 से कट जाएगा, 5 9 जा और 3 3 जा कट जाएगा। यहाँ पे देखो 280 जा, 240 जा, 220 जा, 210 जा इंटू 5 जा। बच्चों, एचसीएफ कहते हैं कॉमन फैक्टर को। तो देखो कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 होगा। और तो कोई कॉमन फैक्टर आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन कितना है, ए। इसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या की ओर r हो तो निम्न कौन सा कथन सत्य होगा। बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि डिविडेंड, डिवाइडेड, कोसेंट और रिमाइंडर में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है a बराबर bq प्लस r होगा। ओके, a बराबर क्या होगा बच्चों, bq प्लस r डिविडेंड बराबर डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वेयर a डिविडेंड हो गया, b डिवाइजर हो गया, q कोसेंट हो गया और r रिमाइंडर। तो ये रिलेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a बराबर bq प्लस r। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। ओके, इसके बाद देखो कह रहा है कि पॉलिनोमियल x² - 9x प्लस a के शून्य का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है ना, x² - 9x प्लस a का शून्य का गुणनफल, कहने का मतलब इनके जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 8। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि अल्फा बराबर व्हाट एंड बीटा बराबर व्हाट, अदर टू जीरोस क्या होंगे। तो बच्चों, एक यहाँ पर आपके पास और रिलेशन पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई होता है। तो -9 माइनस कितना हो गया, माइनस ये -9 हो गया, a का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया बच्चों 9। ओके, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एंड अल्फा इनटू बीटा होता है c अपॉन a। ओके, और ये c अपॉन a के बराबर 8 हमें दिया हुआ है। तो c हो गया देखो कितना, 8 बराबर c के वैल्यू a और a का मान यहाँ पे कितना दिया है 1, इंप्लाइज a बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे a पूछ रहा था ना, तो इनके शून्य है। हाँ, तो एक a हमें निकल गया। अच्छा, तो हमसे जीरोस पूछ रहा है ना, तो जीरोस पूछा है, इसका तो जरूरत पड़ेगा नहीं। a कितना निकल गया बच्चों, 8। तो अब देखो क्या किया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास कितना दिया है 9, और अल्फा इंटू बीटा दिया है c अपॉन a, और c अपॉन a बोले तो 8। ठीक है ना, तो हमसे a तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था सिर्फ इनके जो जीरोस है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो अब जीरोस कैसे निकालोगे, ध्यान दो। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं। अल्फा इंटू बीटा 8 दिया है, तो बीटा निकाल लो, तो बीटा हो जाएगा 8 अपॉन अल्फा। अब ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है ना, इसलिए अल्फा प्लस 8 अपॉन अल्फा बराबर 9। तो इसके देखो एलसीएम अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 8 बराबर 9, इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस 8 बराबर
9 अल्फा होगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा प्लस 8 बराबर क्या होगा 0। तो देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस 8 माइनस 1 कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस 8 बराबर 0। तो अल्फा माइनस 8 अल्फा माइनस 1 बराबर 0। तो अल्फा का मान 8 होगा, अल्फा का मान 1 होगा। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वेन अल्फा बराबर 8 तो बीटा बराबर देखो क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन से निकालो। तो बीटा बराबर 9 माइनस 8 1। वेन अल्फा बराबर देखो कितना दिया है 1, तो बीटा बराबर होगा 9 माइनस 1 बराबर 8। तो दो जीरो या तो 8 1 लिखो या 1 8 लिखो। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। यही कह रहे डी का मान, ये ए का मान हमसे पूछता था, ए का मान हम लोगों ने कितना निकाला था 8, तो वो सही होता। बट यहाँ पे हमसे जीरोस पूछ रहा है, तो दो ऑप्शन करेक्ट होगा। आई मीन ऑप्शन या तो 8 1 होगा या तो 1 8। तो देखो जो ऑप्शन होगा यहाँ पर तो 1 और 8 है, आंसर डी करेक्ट होगा। आंसर कितना होगा? डी करेक्ट। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आप सेट बनाने से पहले सेट को ओपन करके रखिए ताकि समझ में आए मेरी बातें अच्छे से। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 ना, 6 में देखो कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के जीरोस हैं, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा का मान क्या होगा। तो पहले तो आप इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालो तो माइनस बी बाय तो माइनस 2 बाय 1 बराबर माइनस 2 एंड अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए तो 1 अपॉन 1 बराबर 1। इसलिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान हमसे पूछा, तो ऐसे निकाल लो अल्फा इनटू बीटा। अल्फा गया तो यहाँ पे बीटा और ये यहाँ पे अल्फा हो गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा देखो माइनस 2 है, अल्फा इनटू बीटा 1 है तो माइनस 2 आंसर होगा। देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बी में दिया है माइनस 2। चलो 7 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी पॉलिनोमियल px के लिए ग्राफ दिया हुआ है बच्चों। px के लिए क्या ग्राफ दिया है? कुछ इस तरह का है, ऐसा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल में जीरोस का नंबर बताओ, कितने जीरोस होंगे। तो देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है 1 2 3 एंड 4। तो आंसर 4 होगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शंस ए करेक्ट होगा। ए में ऑप्शन ए में दिया है 4। ओके, तो 4 जीरोस होंगे यहाँ पर। इसके बाद देखो 8 नंबर क्या कह रहा है कि इक्वेशन a1x, ध्यान दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। और सेकेंड दे रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होगा, तो इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसमें क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर ये नॉट इक्वल टू रहता तो नो सॉल्यूशन होता और ये नॉट इक्वल टू रहता तो यूनिक सॉल्यूशन होता। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें अनेक हल होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आ रहा है ना समझ में। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। आप मॉडल सेट पेपर्स 2 खोल के रखिए, ठीक है, ताकि मेरी बातों को अच्छे से आप समझ सके, क्वेश्चन पे ध्यान दे सके। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 क्या कह रहा है। 9 में बोल रहा है कि दो लाइन से 3x प्लस 2ky प्लस 2 बराबर कितना है? प्लस 2 बराबर 0 नहीं है, सॉरी, इज इक्वल टू 2 है। 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, ठीक है ना। एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 को हम उधर ले जाते हैं, चाहे 1 को इधर ही ले लेते, इस 2 को इधर ले आओगे तो -2 बराबर क्या होगा 0, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस
इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, या फिर आप लिख सकते हो ax plus by plus c बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो है ना दोनों पैरेलल लाइंस है, कैसे लाइन से पैरेलल, तो k का मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो फॉर पैरेलल लाइंस ध्यान दो, फॉर पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशंस क्या होता है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो देखो यहाँ पर 3 upon 2 बराबर 2k upon 5 बराबर -2 upon +1, और ये नॉट इक्वल टू होगा, ओके। ये दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो देखो 3 upon 2 बराबर 2k upon 5, तो प्रोडक्ट करोगे तो 15 बराबर 4k इंप्लाइज k का मान 15 upon 4 आएगा। तो देखो कोई ऑप्शन है 15 upon 4, तो C है, क्योंकि k इक्वल टू हमसे पूछा था, k नॉट इक्वल टू अगर पूछता तो ये दोनों को इक्वेट करते, ओके। समझ में आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है k के किस मान के लिए जो दिया गया इक्वेशंस है वो असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। दो चीजें हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको बताया था कि यदि लाइन जो होते हैं वो इंटरसेक्टिंग होते हैं, या लाइन दो लाइंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो दोनों लाइन जो होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज लाइंस क्या होंगे, पैरेलल कंडीशन के लिए इनकंसिस्टेंट होंगे। तो देखो कंडीशंस क्या दे रहा है कि 8x plus 5y बराबर 9 है, तो बराबर 9 है, आप इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये देखो kx plus 10y -15 बराबर 0 इक्वल टू 15 है, मैंने लेफ्ट साइड में लिया है। अब बोल रहा है k का मान बताओ कि दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे में इनकंसिस्टेंट होगी। तो फॉर इनकंसिस्टेंट कंडीशन, के लिए आपको क्या फाइंड करना है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। देखो भी सेम कंडीशन है ना पैरेलल वाला। क्या करोगे यहाँ पे देखो a1 upon a2 8 upon k is equal to 5 upon k is not equal to -9 upon -15। तो हमें k का मान पूछ रहा है, ये दोनों इक्वेशन को बराबर करो, तो 8 upon k बराबर 5 upon 10 होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8 into 10 बराबर k into 5, तो k बराबर देखो 8 into 10 upon 5, 5 2 is 10, 8 2 is 16। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कितने ऑप्शन से, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दो इक्वेशन दिया है, दोनों में आपको सॉल्यूशन पूछ रहा है x और y का। तो 5x plus 3y, 5x plus 3y equal to 4 है, और 3x minus 2y is equal to 0 है, नहीं 0 नहीं सॉरी 10। तो हमसे बोल रहा है x और y फाइंड करो, तो कुछ नहीं करो आप इसमें सिंपल क्या करो, एलिमिनेट करो y को, तो x निकलेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन का यूज करना। तो एलिमिनेशन कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो 2 से, प्लस कर दो सेकंड को 3 से। तो 2 से करने तो 5 2 10, 3 2 6y, 4 2 8, इसको 3 से कर रहे हैं तो 9x minus 6y, और ये 30, इससे ये गया तो 19x बराबर 38, तो x बराबर देखो 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x को सब्स्टिट्यूट करो, y निकल जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। तो 5 into 2 plus 3y बराबर 4, तो 3y बराबर 4 minus 10, ठीक है। तो 3y बराबर -6, तो y का मान -2, तो x का मान 2, y का मान -2। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 11 में दिया है x का मान 2, y का मान -2, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितना ऑप्शन करेक्ट है, बी। समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि x इक्वल टू a है, ध्यान देना
x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b दिया है हमसे, ठीक है। और कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2 एंड x प्लस वाई का मान 4 का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 2 इंप्लाइज आप लिख सकते हो x पे जगह a y पे जगह b बराबर 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। और दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि x प्लस वाई 4 है, x प्लस वाई 4 इंप्लाइज a प्लस b बराबर 4, इसको सेकेंड मान लेना, ऐड कर देना। तो एडिंग देखो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा a b क्या निकलेगा। तो a माइनस b 2 है और a प्लस b 4 है, तो देखो इसको इससे काट दो तो 2a बराबर 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप b निकाल लो, तो 3 माइनस b बराबर 2, तो 3 माइनस 2 बराबर b, तो b का मान कितना हो गया 1, इसलिए a का मान 3 और b का मान 1। देखो कौन सा ऑप्शन है, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा हमसे बोल रहा है कि x और y निकालना है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दिख रहा है, इसमें तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि a बराबर x y बराबर b, इसका मतलब ये कितना था, देखो a है तो x3 निकलना चाहिए और b y का मान कितना निकलना चाहिए 1। देख लो इक्वेशन चेक कर लेना, 5 x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो देखो x का मान a y का मान b है, तो a माइनस b 2 a प्लस b 4 दोनों को ऐड कर दिए तो 2a बराबर 6, तो a का मान 3 दैट इज x का मान 3। और सेकंड देखो फिर अगर हम यहाँ पे a का मान 3 बैठाएंगे तो b बराबर 1 निकलेगा, तो a3 b1 ऐसा कोई भी ऑप्शन तो मुझे नजर आ नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं पे एरर्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं पर क्या होगा एरर, नहीं ऑप्शन हम ऊपर चेक कर रहे थे, वो सॉरी दिया तो है ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं ऊपर वाला ऑप्शन को देख रहा था, क्वेश्चन नंबर 11 का, इसलिए मुझे नहीं नजर आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ऑप्शन सी करेक्ट दिया है, 3 और 1 दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन 3 ये सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, 13 बोल रहा है कि रैखिक समीकरण बोले तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में दिया है और इसका हमसे सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5x + 2y बराबर देखो इक्वेशन है 16 है, ठीक है। और दूसरा देखो 7x - 4y बराबर 2 है, इसका हमें सॉल्यूशन बोल रहा है कि बताओ कि x और y का वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चों हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, हम y को एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करो तो 10x + 4y बराबर 32 और यहाँ 7x - 4y बराबर 2, इससे इसको काट दिए तो 17x बराबर 34, तो x बराबर 2 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट से आप y निकालो तो 5 × 2 + 2y बराबर 16, तो 2y बराबर 16 - 10, तो y बराबर 6/2 = 3, तो x का मान 2 होगा, y का मान 3 होगा, ओके। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, x का मान 2 y का मान 3, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। कितना ऑप्शन है ए, समझ में आ रहा है ना। चलो नोट करते चले जाओ, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, मैं इरेज कर रहा हूं। देखो आपको 40 सवाल दिए गए हैं और 1.5 घंटे का समय मिलेगा, आप आराम से भी बनाओगे ना तो 1 घंटे में सारे सवाल अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्न में कौन से द्विघात समीकरण, कहने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो सब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, x × x + 1 = x + 2 x - 2, ये ऑप्शन है ए, मुझे तो नहीं लग रहा होना चाहिए। देखो x² + x, ये x² - 4, इससे ये गया तो x + 4 बराबर 0, तो होगा ही नहीं, तो लीनियर इक्वेशन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी देखो ये होना चाहिए आई थिंक x - 2 का होल स्क्वायर और 2x - 3, क्योंकि यहाँ पे
x पे पावर 2 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है कि x पे पावर 2 होना चाहिए, x रूट में नहीं होना चाहिए, x फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो देखो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर 2x माइनस 3, तो x स्क्वायर माइनस 4x, ये 2 को इधर ले आओ, प्लस 4 प्लस 3 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये बिल्कुल हो रहा है ना, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। चलो सी डी में भी चेक करो, कभी कभी मल्टीपल भी सही होते हैं। तो x into x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर माइनस 5 दिया है, तो x स्क्वायर माइनस 3x बराबर x स्क्वायर माइनस 5, देखो इससे ये लिया, तो आप उसको उधर ले जाओगे तो 3x माइनस 5 बराबर 0, ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन डी देखो, x प्लस 2 का होल क्यों दिया है, और ये x स्क्वायर माइनस 4, ये तो यहीं पे मैं काटूंगा, क्योंकि x प्लस 2 में देखो x का डिग्री 3 हो जाएगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेंगे ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपके लिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट था। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कितना नंबर क्वेश्चन है, ये 40 नंबर है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 कह रहा है कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त। देखो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि ना डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो दोनों जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, तो यहाँ पर d इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लगेगा। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो यदि बराबर हो या रिपीट करें तो दोनों अल्फा बराबर बीटा हो, तो डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन पूछ रहा था, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो कंडीशन होगा वो इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट देखो हमसे बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, 16 नंबर। 15 का कौन सा ऑप्शन है, बी। 15 का याद रखना बी है। 16 देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, हमसे इसमें डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, ये 25 और ये 16 बराबर 9, तो डिस्क्रिमिनेंट 9 होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी। चलो 16 में देखो कह रहा है, 16 हो गया ना, 17 में क्या बोल रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फिर से हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, मिला दो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, तो डिस्क्रिमिनेंट देखो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 3 हो जाएगा, 3 9 3 3 9 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए d निकालो तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हो गया माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1, तो ये 36 माइनस 36 बराबर 0। देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना, चलो जल्दी जल्दी नोट करो, समझो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18। मैं सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, हाँ आपके पास जो मॉडल पेपर है वो सामने में होने चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपके और क्वेश्चन के बीच एक बॉन्डिंग बना रहेगा अगर सामने में सब क्वेश्चंस को रख के बनाओगे तो। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना, 18 आ जाओ। 18 में भी हमसे पूछ रहा है जीरोस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 18 में, जीरोस। 18 देखो क्वेश्चन कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x है बच्चों और प्लस 1/3 बराबर 0, बोल रहा है कि इसके जीरोस बताओ, अल्फा बीटा बताओ। आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 3 3 या 9x स्क्वायर, 3 2 या 6x प्लस 1 बराबर 0, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको देखो कैसे बनाओगे, 3 3 या 9, तो 9x स्क्वायर माइनस 3x लिखोगे। ठीक, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने, तो 3x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1 बराबर 0। 3x माइनस 1 बाहर करोगे तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 1/3 तो जो आंसर हो जाएगा बच्चों 1/3 1/3 होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 का बी करेक्ट है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 19 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि kx²
स्क्वायर प्लस 4x kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। हमसे बोल रहा है कि ये जीरोस जो है वो क्या होंगे, इक्वल है, दोनों जीरो जो है आपस में बराबर है, तो k का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों 4 इक्वल रूट्स, मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0, तो b हो गया 4 का स्क्वायर, 4a का मान k, c का मान 1 बराबर 0, तो 16 माइनस 4k बराबर 0, तो 16 बराबर 4k, तो k बराबर क्या होगा 16 में 4 से डिवाइड कर दो 4 हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का, तो डी दिया हुआ है। कितना ऑप्शन दिया है बच्चों, डी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x, ध्यान देना, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया है, ठीक है। इसके भी हमें जीरोस पूछ रहा है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ फैक्टराइज होगा, देखो तो 5 2 10 है, 2 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, हो जाएगा ना। तो 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0, x कॉमन ले लो तो x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, x का मान माइनस 2 होगा, x का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे -2 और 5 ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, क्योंकि 20 का ए में दिया है x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। अब हमसे पूछ रहा है 21 में कि 3, 1, -1, -3 के लिए फर्स्ट टर्म और सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। देखो बच्चों ये सीक्वेंस एपी में दिया हुआ है 3, 1, -1, -3, देखो एपी में एक ही है, 1 में से 3 घटाओ तो -2, -1 में 1 घटाओ तो -2, -3 में -1 घटाओगे तो -+, 1 में 3 का -2, सब सीक्वेंस जो है जितने भी टर्म्स है वो एपी के हैं, ठीक है। तो हमसे फर्स्ट टर्म पूछा है तो फर्स्ट टर्म तो 3 होगा, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो -2, तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बराबर 3, डी बराबर -2, 3 और -2, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एपी दिया हुआ है 21, 18, 15, हमसे बोल रहा है कि कौन सा टर्म जो है बच्चों वो 0 है, ठीक है ना। ये घटते घटते कौन सा टर्म 0 होगा, इसका मतलब हमसे लास्ट टर्म बोल रहा है 0 दिया हुआ है, तो n पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा दो a + n - 1 * d बराबर 0, तो 21 + n - 1 d का वैल्यू देखो 18 में से 21 जाएगा -3 बराबर 0, तो n - 1 * -3 बराबर देखो 21 उधर चला जाएगा तो -21, तो n - 1 बराबर -21 -3 से डिवाइड कर दिए, 3 7 जब तो n का मान जो हो जाएगा ये 1 उधर चला गया तो 8, बच्चों 8th टर्म जो है ना वो 0 होगा। ओके, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 8वां पर दिया हुआ है सी, तो ये सी हो जाएगा 22 का। चलो समझ के नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, रेस कर रहा हूं मैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एपी जो है 7, 13, 19 एंड सो ऑन, बोल रहा है 205 तक दिया है। कहां तक दिया है, 205, इसका मतलब लास्ट में 205 दिया है, में कितने पर है, हमसे n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, n। तो देखो tn लास्ट टर्म दिया है 205, तो फार्मूला लगा दोगे a + n - 1 * d बराबर 205, तो 7 + n - 1 d का वैल्यू देखो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बराबर 205। ओके, तो देखो n - 1 * 6 बराबर 205 में से कितना घटाओगे 7, तो n - 1 * 6 बराबर हो जाएगा बच्चों 198, तो n - 1 हो जाएगा 198/6, देखो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n का मान 34, तो ये निकल गया n कितना निकल गया 34, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यही हमसे पूछा भी था n का मान।
चलो 24 पे आते हैं। कह रहा है 6 से विभाज्य मतलब 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, सम निकालना है। 40 बोल रहा है 6 से विभाज्य, तो पहला 6 से मल्टीपल कौन होगा 6, फिर 12 के 18, 6 चौक 24, 240 तक है अब तो 40 तक। अब तो कितना मिल रहा है 40। टाइम्स का हमें सम निकालना है बच्चों। बोल रहा है कि 6 का जो मल्टीपल है ना वो अप टू 40 तक आपको सम निकाल के बताना है कि कितना सम होगा। तो देखो Sn का फार्मूला लगा देना, n/2 2a + n - 1 * d, जो कि सीक्वेंस एप्लिक में है। ये 40/2 2 * 6 + 40 - 1 d हो जाएगा बच्चों 6। इससे इसको काट दो तो 20, ये 12 हो जाएगा। और ये देखो 40 में से क्या 39 को 6 से गुना कर दो, 9 6 54 के 4 बचा 5 6 3 18 5 23 234। ये 20 हो गया। 234 में 12 जोड़ो 6 4 2 246, 2 से गुना करो 2 * 12 2 * 8 1 9 2 2 4 और एक जीरो बैठा दो 4920 आएगा। कितना आएगा 4920। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 4920, ऑप्शन सी करेक्ट है। कितना ऑप्शन है सी, ठीक है। चलो इसके बाद देखो 25, समझ में आ रहा है ना सारा सवाल। फिर देखो कह रहा है 25 में कि जितने भी ट्रायंगल है वापस में क्या होंगे समद्विबाहु। कहने का मतलब जो है इनके दो साइड्स बोल रहा है क्या बराबर होंगे, या राइट एंगल्स होंगे, या समबाहु होंगे, आई मीन इक्विलेटरल होंगे, या स्केलन होंगे, ठीक है। आइसोसेलेस होंगे, या राइट एंगल होंगे, या स्केलन होंगे, या इक्विलेटरल होंगे। हमसे कंडीशंस पूछ रहा है। हिंदी में समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु और समबाहु कह रहा है। तो सभी डैश त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। मतलब कह रहा है कौन से ट्रायंगल जो होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं। बच्चों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं ना वो सभी के सभी सिमिलर होते हैं, क्योंकि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर देखोगे तो प्रत्येक एंगल उसका 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा डी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे वो सबके सब क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। चलो इसके बाद देखो 26 में क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन पिछला भी सेट में आपने देखा था ना। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है ABC, और ये दिया है D और ये दिया है E दिया है, ठीक है। और DE BC ये बोल रहा है पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। BD 7.2 दिया है, BD 7.2 सेंटीमीटर। इसके बाद AE 1.8, A इधर से ले लो 1.8। इसके बाद EC 5.4, ये दिया है 5.4। हमसे पूछ रहा है AD का मान, ये x मान लेते हैं पूछ रहा है। तो आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दो इन ट्रायंगल ABC में कि DE BC के पैरेलल है, देयरफॉर AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा बच्चों AE अपॉन EC। तो आप x ले लो AD, ठीक ना। AD भी लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। AD पूछ रहा है AD रहने दी। DB 7.2 लिख दो, AE लिख दो 1.8 और EC 5.4। तो AD देखो कितना होगा 1.8 × 7.2 अपॉन 5.4, ठीक है। ये दशमलव ला दो, 18 × 36 18 × 54 3 × 6 3 × 12, तो 2.4। हमको लगता है सेम क्वेश्चन पिछला सेट में देखा ना 2.4, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलो 27 पे आते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रम से बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहा है किसी एक ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, ठीक है। तो दोनों जो त्रिभुज हैं सिमिलर होंगे किस प्रॉपर्टी से होंगे, ASA SAS AA या SS से होंगे। बच्चों यदि दो ट्रायंगल में यदि उसके दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में अगर इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं AA सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं AA सिमिलरिटी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 29 में कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन सी त्रिभुज सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 4 प्रॉपर्टीज दिया, उसमें बताना है कि कौन जो है कॉन्ग्रुएंसी को नहीं बताता है। जैसे एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी को बताता है, अगर दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं तो उसको हम लोग एसएसएस से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ए में प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। ए का मतलब क्या है, यदि दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए तो क्या वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो आंसर्स होगा नहीं होंगे, ठीक है ना। बहुत कम टाइम में आपको आंसर्स हाँ में मिलेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं हाँ ना दोनों होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स को, तो ए सिमिलरिटी को फॉलो कर सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर, 28 में पहले लिख लो 28 का बी, ठीक है। 29 में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। देखो कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है ना, उनके एरिया का जो रेशियो आपस में इक्वल है, तो बोल रहा है ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे, समबाहु होंगे कि समद्विबाहु होंगे कि सर्वांगसम होंगे या विषमबाहु होंगे, ठीक है ना। यानी इक्विलैटरल होंगे कि आइसोसेलेस होंगे कि कॉन्ग्रुएंस होंगे या स्केलर होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों हमें पता है ना, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। अब बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो भी बराबर होगा, ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कब होगा, जब वो दोनों ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंस होंगे या समबाहु होंगे। वो दोनों ट्रायंगल समबाहु होगा, ठीक है ना, तो होगा क्यों, क्योंकि समबाहु कहने का मतलब क्या कि सभी साइड्स इक्वल है, सभी साइड्स क्या है, इक्वल है, तो मेरे समझ से ये होगा समबाहु, ठीक। और सर्वांगसम कंडीशंस भी हो सकता है, यदि दो ट्रायंगल्स सर्वांगसम, इनका मतलब उनके साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, उनके, लेकिन वहां पे सीक्वेंस आपको थोड़ा ढूंढना परेशानी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस वहां पे एक फैक्टर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आंसर्स क्या होने चाहिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये त्रिभुज जो दोनों हैं आपस में समबाहु हैं, दोनों एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, सीक्वेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, तो 29 का भी ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं कि ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना, ये हमसे पूछ रहा है। चलो इसको मैं इरेज करता हूं। 29 तक हो गया ना, 30 नंबर क्वेश्चन देखो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, ध्यान देने का, ये ए है, ये बी है, ये मान लिया मैंने सी, ये बोल रहा है 90, इसका मतलब ये इसके बराबर है। ओके, निश्चित रूप से कौन सा कथन सत्य है, ए बी प्लस ए सी बराबर बोल रहा है बी सी है, ऑप्शन ए, ए बी, देखो ए बी प्लस ए सी किसके बराबर है, बी सी। दूसरा बोल रहा है बी में, देखो ए बी जोड़ बी सी बोल रहा है क्या, ए सी के बराबर है। ऑप्शन सी ए सी स्क्वायर बराबर है बच्चों 2ab स्क्वायर, और ऑप्शन डी है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। बच्चों ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होता है, तो ये वाला प्रॉपर्टीज तो लगेगा नहीं। अब लगा ये एंगल सी 90 है तो इसके सामने वाला साइड ए बी, तो ए बी का स्क्वायर देखो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। अब ए बी स्क्वायर है, अब ये बी सी, देखो यहाँ से ये ऑप्शन आ रहा है, बी सी स्क्वायर को भी ना ए सी स्क्वायर लिख देते हैं और ए सी को ए सी ही रहने देते हैं, क्योंकि बी सी ए सी के बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी, 30 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो 31 पे आते हैं।
ट्रायंगल एबीसी में ध्यान देते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं नॉर्मल एबीसी। एबीसी में एबी 7 सेंटीमीटर है, ध्यान देना। इसके बाद देखो एसी 25 सेंटीमीटर है, ये दिया है 25 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है बीसी 24 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि बताओ एंगल बी क्या होगा। अब तो बड़ा मुश्किल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला कहानी को चेक कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर देखो 49, 24 का स्क्वायर देखो 576 और 25 का स्क्वायर देखो 625। अब देख रहे हैं 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। हमसे पूछा क्या, एंगल बी पूछ रहा है ना, तो 25 के सामने वाला एंगल कौन है, बी। इसका मतलब बी कितना है 90 डिग्री, क्योंकि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही ना कहानी होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ये स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसका मतलब एक 7 होगा एक 24, इसका एक्चुअल जो फिगर बनना चाहिए कुछ ऐसा बनना चाहिए ना, ऐसा ए बी सी, क्योंकि ये 7 हो जाए ये 24 हो जाए और ये 25। तो ऑप्शन बी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है, सी, क्योंकि सी में दिया है बी 90 डिग्री। इसके बाद देखो कह रहा है किसी बिंदु की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदु में प्रतिच्छेद करती है। बच्चों किसी सर्कल का जो टेंजेंट होता है ना, वो टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए निकलता है, ठीक है ना। तो अगर टच करेगा ना तो किसी एक पॉइंट पे ही टच करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट मान सकते हो कि एक होगा किसी बिंदु की स्पर्शरेखा कितने बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 एक होगा और ऑप्शन ए में 1 दिया है, ठीक है ना। कितना दिया है, एक बोले तो 1। तो ये आपका 32 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट है उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 से आते हैं, इसको इरेज कर लो। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं 7 क्वेश्चन, इसका आंसर देख लो। थर्टी थ्री में देखो कह रहा है किसी बिंदु P से बिंदु की स्पर्शरेखा की लंबाई। जैसे एक मान लो सर्कल है और ये पॉइंट P है, P से हमसे बोल रहा है कि जो टेंजेंट है ये पॉइंट, टेंजेंट की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है P से केंद्र की दूरी, कहने का मतलब इस P से सेंटर की दूरी जो दी हुई है वो 17 सेंटीमीटर दिया है। हमसे ना रेडियस पूछ रहा है, ये वाला R, ओके। बच्चों ये जो होता है ना टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल 90 डिग्री बनता है। ये OP, इसको Q मान लो, तो OQ जो हो जाएगा 90 के सामने OP स्क्वायर और माइनस PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 17 हो जाएगा 289 और ये 225 बराबर 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो हो जाएगा 7। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिख रहा है कोई ऑप्शन सही मैंने घटाया ना, देख लो 17 का स्क्वायर ठीक किया ना, 17 15 विड्थ का रेडियस में से पूछ रहा है। 9 में से 5, तो यहाँ पे मैंने गलत घटाया है ना, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, सॉरी मैंने गलत घटाया, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर कौन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे डी का लाएंगे, मैंने गलत घटाया था, 64 होगा बच्चों। चलो इसके बाद देखो कह रहा है 34 में टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से कि एंगल POQ 110 डिग्री दिया है। चलो देखते हैं, ये पिक्चर है सर्कल का। हमसे बोल रहा है कि TP और TQ, देखो बच्चों ये पॉइंट T ले लेते हैं बाहर वाला, ताकि एक टेंजेंट जो बने TP बने और दूसरा टेंजेंट क्या बन जाए बच्चों, TQ बने। ये सीधा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। एक TP है, दूसरा क्या है TQ। केंद्र O, सेंटर बोले तो बच्चों O है, ठीक है। एंगल POQ 110 डिग्री है, POQ देखो बच्चों ये जो है 110 डिग्री है,
110 डिग्री। ओके, हमसे बोल रहा है PTQ क्या होगा, PTQ ये एंगल पूछ रहा है बच्चों, ये 90 ये 90, तो ये हम लोग मान लेंगे। तो इन क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं OPTQ में एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q, देखो 360 बनेगा ना क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल O हो गया 110, ये 90, ये T है, ये पूछ रहा है, ये 90 बराबर 360। तो एंगल T निकाल लो, 360 माइनस देखो 9 9 18, 180 और 100, 280 और 10, 290 घटा, जीरो में जीरो गया, 16 में 16 हो जाएगा 7, 70 डिग्री दिया। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 70 डिग्री कहीं दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो इसके बाद देखो 35 में कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह होती है जो वृत्त को केवल डैश बिंदु पे प्रतिच्छेद। तो मैंने भी बोला ना टेंजेंट जो होता है किसी भी सर्किल को किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकती है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर भी करेक्ट होगा। तो 35 कॉमन देखो दो बार रिपीट कर दिया ये क्वेश्चन, 35 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखो कह रहा है 36 में 120 डिग्री केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। बच्चों एक सर्कल दिया है, ना एक सर्कल दिया है, उसमें सेक्टर का एरिया हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और निश्चित रूप से ये सेक्टर जो होगा वो माइनर होगा या मेजर होगा, तो एंगल को देख के डिसाइड करो। तो एंगल दिया है 120 डिग्री, तो माइनर ही होगा। देखो 36 में एक सर्कल है और यहाँ पे ये एंगल जो है 120 डिग्री, ठीक है ना, कितना है 120 डिग्री। और रोल क्या रहा है कि 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया 7, हमसे ये सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है बच्चों पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये 22/7 इंटू 7 थीटा 120 अपॉन 360, भारतीय 36, इससे ये लिया तो 7 गुना 14, 7 गुना 14 15 बटा 3 सेंटीमीटर, 154 अपॉन 3। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 154 अपॉन 3, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखो 37 नंबर, 37 में देखो कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। चतुर्थांश बोलते हैं बच्चों एक सर्कल है जिसका एक क्वाड्रेंट का हमसे एरिया पूछ रहा है, ये एंगल कितना बनाता है 90 डिग्री, और सर्कमफेरेंस दिया है 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों 2 पाई r दिया है 22, इससे रेडियस निकालो, तो 2 * 22/7 * r बराबर, तो r बराबर 22 * 7/2 * 22, इससे ये काट दो 7/2। तो इसलिए एरिया हमसे निकालने बोल रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया लगा दो ना, ये देखो एक सेक्टर बन रहा है ना, या सर्किल का एरिया का 1/4 कर दो, बात बराबर है, दोनों कर सकते हो। 1/4 पाई r स्क्वायर करो या पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो थीटा 90, तो 90/360 1/4 आ जाएगा। 22/7 पाई r स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, देखो ये 7 से वो 7 चला गया, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, 4 गुना 8, 154 अपॉन 8, ठीक ना, ये दशमलव में दिया है निकालना पड़ेगा। देखो कटेगा ना, 8 गुना 16 8 इकाई 8, फिर 8 9 72, 8 गुना 16 19 पॉइंट समथिंग कहीं पे दिया है, कुछ देख लो, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है। चलो फिर से चेक कर ले, सर्कमफेरेंस 2 पाई r 22 दिया है, 2 * 22/7 * r बराबर 22, तो r का मान देखो 22/7, ये गया तो 7/2। हमसे पूछा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश बोलते हैं क्वाड्रेंट को, तो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो 90/360, तो 9 * 4 = 36 ही होगा। फिर से कैलकुलेट कर लो, 1/4 * 22/7 पाई r स्क्वायर, तो 7/2 * 7/2, रेडियस ठीक है ना, देखो 2 पाई r बराबर इतना 22/7 r 22 * 7 2 * 24, बिल्कुल सही है। इससे ये काट दो तो 22, ऊपर 22 ही होगा, मैंने कहां से क्या कर दिया, हाँ ऊपर 22 कैसे हो जाएगा, 7 भी तो है।
4 गुना 8 गुना 16 होता है। मैंने कितना लिखा है यहाँ पे 8, इसलिए गड़बड़ आ गया ना। चलो यहाँ पे अब तो समझ में आ गया होगा। 154 अपॉन 16, तो 16 से डिवाइड कर दो 154, नहीं तो 16 का टेबल ले लो, 9 बार में लग जाएगा। 9 6 54 के 4 बचा 5, 9 5 14, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ये 1 यहाँ 0, तो यहाँ पे दशमलव, 16 85 16 96, 9.625 होगा बच्चों आंसर, 9.625। यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 37 का ए सही होगा, ठीक है। 38 में देखो कह रहा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कहते हैं सेमी सर्कल, पर बना कोण क्या होता है बच्चों? अर्धवृत्त हम लोग इसको कहते हैं, ये इसको 20 से अगर उड़ा दो तो ये होता है, ठीक है ना, सेमी सर्कल। हमसे बोल रहा है पर बना कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा। न्यून कोण बोले एक्विटेंगल होगा कि ऑब्ट्यूज होगा, या समकोण, समकोण बोले तो क्या 90 डिग्री। तो इस पर जो बनेगा ना बच्चों एंगल, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 180 है, 180 का ये हाफ हो जाएगा, तो ये 90 होगा, ओके। आंसर कौन करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। सी कितना नंबर है? 38। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन देखो। 39 में कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक वृत्त का लघु वृत्तखंड का एरिया दिया है, दीर्घखंड का एरिया हमसे पूछ रहा है, आई मीन मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। इसको इरेज कर दो ना। देखो बच्चों 39 एक सर्कल है, इसमें आपको मान लो ये माइनर सेक्टर है, ठीक है ना, ये माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर का जो एरिया दिया है 12 सेंटीमीटर, ये एरिया कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछ रहा है, ये वाला एरिया हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ये माइनर सेक्टर है और ऊपर वाला बच्चों मेजर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो हो जाएगा, मेजर सेक्टर, ये पाई आर स्क्वायर में से आप घटा दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 12 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो इससे गया 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, तो 4 में 2 गया 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 142 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 39 का 142, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखो 40 लास्ट सवाल है कि 20 सेंटीमीटर रेडियस वाले वृत्त के चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा है। कहने मतलब बच्चों ये कितना एंगल कितना बनाया है? 60 डिग्री। एंगल कितना बनाया है? 60, ये 60 डिग्री। हमसे ये वाला लेंथ पूछ रहा है, एल, ठीक है ना, आर्क का लेंथ पूछ रहा है, और इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो L बराबर फार्मूला लगाओगे 2 पाई r थीटा अपॉन 360, ओके। ये हो गया आर्क के लेंथ की लंबाई। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू थीटा 60 अपॉन 360, 7 3 जा 66 जा, फिर 3 2 जा, 2 से 2 गया, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 22 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? सी। तो इस तरीके से हम लोग का सारा सवाल जो है बच्चों क्लियर होता है सेट 2 का भी। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेट 3 का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।